हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे फिल्म द किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो कि भारत और विश्व भर में आज रिलीज हो रही है। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, अब भले ही ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच ऑथर हिज वर्क ला प्लैनेट दे सिंज, लेकिन जब से प्लैनेट ऑफ द एप्स फ्रेंचाइज जब से इसकी पहली फिल्म आई थी 1968 में, और तब से ही बस इस कहानी पे मैं कहूँगा एक अमेरिकन इम्प्रिंट रहा है। अब आइए किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, और इसकी जो डायरेक्टर है वो है वेस बॉल, जिन्होंने इससे पहले द मेज फ्रेंचाइज इज डायरेक्टेड फ्यू फिल्म्स है। एंड उनका साथ यहाँ पे दे रहे हैं जॉर्ज फ्रीडमैन, हु इज द राइटर ऑफ एवतार द वे ऑफ वाटर। अब जाहिर है, जब ये दो लोग एक साथ जुड़ेंगे तो फिर इस फिल्म में भागना और पानी, इसका तो जिक्र इसकी एक इम्पोर्टेंस तो रहने वाली है। अब किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स इज द 10th फिल्म, ओवरऑल 10th फिल्म इन द फ्रेंचाइज। लेकिन अगर आपको याद हो कि इस फ्रेंचाइज का एक रिबूट हुआ था इन द न्यू मिलेनियम, और अब ये वाली फिल्म जो है ये चौथी फिल्म है। किंगडम इज एक्चुअली, आई वुड से, a standalone sequel to the previous film, War for the Planet of the Apes. अब इस फिल्म की जो कहानी है वो कुछ 300 साल आगे की है फ्रॉम द लास्ट फिल्म। और अगर आपको याद हो, पिछली फिल्म में जो चीफ प्रोटैगनिस्ट है सीजर, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब 300 साल के बाद जाहिर है वो जो दुनिया थी वो तो खैर अब काफी बदल चुकी है। तो खैर इस किंगडम की दुनिया में देखें, यहाँ पे अब समय कुछ ऐसे आ गया है कि जितने भी जो एप्स हैं दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लैन्स। और इस फिल्म की जो कहानी है वो फोकस करती है एक ईगल ओरिएंटेड क्लैन, और जिसके अध्यक्ष एक कोरू चिंपैंजी है, और फिर उनका जो बेटा है नोआ, उसकी एक 2 दिन में उसकी एक कमिंग ऑफ एज कॉरोनेशन होने वाली है। और इट जैसा ईगल्स, इस ईगल्स के साथ इस क्लैन का बड़ा गहरा रिश्ता है। ये ईगल के अंडे चुराते हैं खाने के लिए नहीं, बल्कि इस दिस क्लैन दे रेस ईगल्स। और तो जाहिर है एक ईगल पक्षी और चिंपैंजी के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड है। अब ये ईगल क्लैन तो बहुत ही शांतिपूर्वक है, लेकिन जो ट्रबल है दैट कम्स फ्रॉम अ क्लैन ऑफ कोस्टल बोनोबोस, और जिसके अध्यक्ष है वन प्रोक्सिमस सीजर, दैट्स प्लेड बाय केविन ड्यूरैंट। अब ये जो कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा हट्टा कट्टा, इट्स अ बिग बोनोबो। और इनका जो बस जिंदगी का एक ही मकसद है कि इनकी जो दुनिया है वो चाहते हैं कि सब एप्स एक साथ हो जाए और ये उन्हें रूल करे। और ही डेफिनेटली डजंट लाइक ह्यूमन बींग्स। और लेकिन इस प्रॉक्सिमस को ही वांट्स टू गेट एक्सेस टू द ह्यूमन टेक्नोलॉजी दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। और ये जो टेक्नोलॉजी है एक बड़ा जाइंट बंकर है, उसकी जाहिर है उसके जो दरवाजे हैं वो बंद पड़े हुए हैं, और ये चाहते हैं कि ये उस दीवार के उस पार जाए, और शायद इन्हें लगता है वहां जाके इन्हें कुछ ऐसी असीम ताकतें मिलेगी जिससे वो पूरे इस प्लैनेट ऑफ द एप्स की दुनिया पे वो उसके बेताज बादशाह बन जाएंगे। अगर आपको याद हो कि जो पिछली फिल्म, इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट रहा है उसमें तो बेसिकली ये है कि कैसे ये एक डिस्टोपियन फिल्म है, पोस्ट अपोकलिप्टिक फिल्म है ये, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स एक मैन मेड वायरस सिमियन फ्लू, उसके कारण जितने भी जो एप्स होते हैं वो बोलने लग जाते हैं, दे एक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। और फिर जो पिछले फिल्मों में जो कॉन्फ्लिक्ट रहती है वही है कि कैसे एप्स हैव नाउ टेकन कंट्रोल, और अब इस दुनिया में इस आई वुड से इस प्लैनेट में इन्हीं का राज है, और ह्यूमंस एक माइनॉरिटी की तरह हो चुके हैं। While Jim started to speak, लेकिन the humans who are all exposed to this virus, उनका बोलना बंद हो गया था और वो जानवरों की तरह जीने लग गए थे। तो खैर अब प्रॉक्सिमस का तो जो मकसद था वो साफ है, और वो जो भी उसका साथ नहीं देता है वो बस उन्हें उजाड़ देता है। और फिल्म की शुरुआत में मैं कहूँगा कि एक नया पीरियड है, जाहिर है ढेर सारे नए कैरेक्टर्स हैं, और लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो वही पुरानी है, दैट इज सर्वाइवल, अ फाइट फॉर सर्वाइवल। अब क्या नोआ जिनका क्लैन बर्बाद हो चुका है, क्या जो उनके क्लैन के बाकी रिमेनिंग सर्वाइविंग मेंबर्स है जिन्हें बंदी बना लिया है प्रॉक्सिमस और उनकी आर्मी ने, क्या वो उन्हें बचा पाएंगे? बस कहानी वही सिंपल है, लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी जॉर्ज फ्रीडमैन की और डायरेक्टर वेस पॉल की। सबसे पहले तो फिल्म की जो राइटिंग है वो बहुत ही कमाल की है, और उसके बाद जो अभिनय किया है यहाँ पे ओवन टीग, हु प्लेज द लीडिंग कैरेक्टर नोआ, वो मैं कहूँगा काफ़ी कमाल का है।
अब आई थिंक यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट से ज़्यादा जो एंटैगनिस्ट है प्रॉक्सिमस, दैट कैरेक्टर रियली इंट्रिग अस। इसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। एंड द वे केविन ड्यूरेंट, जो खुद ही एक हट्टे कट्टे आदमी है, जिन्होंने जिस अंदाज में ये कैरेक्टर प्ले किया है, बिल्कुल मैं कहूँगा ये आपको डराता भी है एंड बड़ा ही कनिंग है कि कैसे ये अपने शब्दों द्वारा ही ट्राइज टू मैनिपुलेट फेलो एप्स। एंड अगर आप देखें, नॉर्मली जब एक एवोल्यूशन होता है तो एवोल्यूशन से पहले जंग होती है, ब्लडशेड होता है। बस ये समझ लिए कि ये जो प्रॉक्सिमस कैरेक्टर है, बस ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ द वायलेंस इन प्रेजेंटली इन द प्लैनेट ऑफ द एप्स। अब ओवन टीग, इन्हें हम ये तो नहीं कह सकते कि पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वो ए प्ले कर रहे हैं, लेकिन क्या आवाज़ है इनकी देखें। और ये जो कैरेक्टर आप देखें, ऑब्वियसली यंग प्रिंस है, और इस ये एक सेट बिलीव्स, क्योंकि ये जो ईगल क्लैन है ये अपने सिद्धांतों पे हमेशा चलता है। सो और थोड़ा सेमा सेमा सा रहता है, डराता है, अपने पिता कोरो की बहुत इज्जत करता है, उनसे डरता भी है, और ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही दलेर है, जो कि आपको पहले सीन से ही दिख जाता है कि कैसे ही इज नॉट अफ्रेड टू रिस्क हिज लाइफ टू क्लाइंब अप टू द टॉलेस्ट ट्री, इन द टॉलेस्ट क्लिफ। और नोआ का बस इतना कहूँगा कि इसकी एक कमिंग ऑफ एज जर्नी है इस फिल्म द्वारा, और कैसे ये ये एक प्रीचर नहीं है, लेकिन ही इज योर एक सीकर के रूप में ये कैरेक्टर उभर के आता है। बिकॉज जो जो इसकी ज़िंदगी में होता है और फिर जो इसकी जर्नी चालू होती है, उसके दौरान इसे काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिलती है। तो अपनी इस जर्नी के दौरान नोआ ही मीट्स अ कैरेक्टर कॉल्ड राका, दैट्स व्हाट वॉइस बाय पीटर मेकिन। ये एक बड़ा ही बिग गिबन है, और राका के कैरेक्टर की खासियत बात यह है कि ये somehow he has managed to escape from Proximus and his army। और इस कैरेक्टर का मेरे ख्याल से पूरी फिल्म में, भले ही इसका इतना स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन ये जान है राका इस फिल्म की, बिकॉज एक मासूम सा है, इनके बोलने का जो अंदाज है मेकन साहब का, वो बहुत ही ब्रिलियंट है, एंड देयर इज आल्सो अ सेंस ऑफ ह्यूमर टू हिम। अब नोआ के जो बिलीफ सिस्टम थे उसके अनुसार तो शायद जो ह्यूमंस हैं वो दे आर द स्कर्ज इन दिस वर्ल्ड, लेकिन राका उसे हकीकत पता है। और फिर राका से मिलने के बाद नोआ को पता चलता है कि कैसे आज तक जो शायद उन्होंने मनुष्य के बारे में सुना होगा वो पूरा सत्य नहीं है। और सीजर जो कि 300 साल पहले इस दुनिया का उसे सबसे सम्मान किया जाता था, लेकिन अब जो सीजर के बारे में उसको सुनने मिल रहा है वो बहुत ही कुछ शायद गलत है। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि प्रॉक्सिमस उसने अपने लोगों को एक सब गलत टीचिंग्स और गलत प्रीचिंग्स की है सीजर के बारे में, और अब वो अपने आप को ही सीजर समझने लगे हैं। तो वही है कि इस जर्नी में आई थिंक नोआ को राका मिलता है, और इन्हें काफ़ी कुछ सच्चाई के बारे में पता चलता है। राका का जो कैरेक्टर है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक सटल शायद थोड़ा रेफरेंस है टूवर्ड्स अ क्यूअर LGBT काइंड ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि एक सीन में राका वो अब अकेले रहते हैं, वो नोआ से कहते हैं कि उनके जो कंपेनियन हैं उन्हें प्रॉक्सिमस के आर्मी ने मार दिया है, और वो उन्हें याद करते और कहते हैं दैट ही वाज माय विलेज। अब ये जो विलेज शब्द है, माय विलेज करके, थोड़ा बहुत अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका एक रेफरेंस रहता है इन प्योर रिलेशनशिप। अब वैसे तो इस फिल्म में ह्यूमंस इनका इतना कुछ योगदान है नहीं, लेकिन जो एक मेन कैरेक्टर है, दैट इज दिस वुमन, यंग वुमन कॉल्ड नोवा, दैट्स प्लेड बाय फ्रेया एलन। और ये भी आज बोलती नहीं है, लेकिन जब आगे जाके जैसे पता चलता है तो फिर देयर इज अ फ्यू सरप्राइजेस, और शी इज काइंड ऑफ वन ऑफ द लास्ट ह्यूमंस ऑन दिस प्लैनेट ऑफ द एप्स। और प्रॉक्सिमस का मानना है कि दिस ह्यूमन बीइंग इज द की टू गेट एक्सेस टू ओपन द गेट्स ऑफ द बंकर। परफॉर्मेंस में मैं कहूँ तो सभी का काम, जो लीडिंग कैरेक्टर्स है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरे लिए, मुझे खासकर जो विलेन कैरेक्टर है प्रॉक्सिमस केविन ड्यूरेंट, इनका काम अच्छा लगा है। फिल्म की ओवरऑल राइटिंग कमाल की है, जो ड्रामा है वो बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छी तरह से, इसका जो स्क्रीन प्ले है बढ़िया लिखा गया है। एंड फिल्म के अंदर आपको टेंशन तो रहती है थ्रू आउट, लेकिन ह्यूमर आपको मिलता है राका द्वारा। और मेन जो ऑब्वियसली ऐसी फिल्मों में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो रहता है स्पेशल इफेक्ट्स का, और जो ये मोशन पिक्चर जो टेक्नोलॉजी है उसे आप किस तरह पर सिनेमा में पर्दे पे दिखाने में कितना कामयाब होता है, वहीं पे ये फिल्म मैं कहूँगा
बिल्कुल टॉप नॉच स्पेशल इफेक्ट्स है। और जो एक इमोशनल कनेक्ट है आपको शुरू से अंत तक इस फ़िल्म में लगता है, बल्कि कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपके सामने ये जो एप्स हैं वो तो बिल्कुल एप्स नहीं दिखते, वो तो जैसे हमारे ही अपने ही लोग हैं। मेरे ख्याल से मैंने इसकी फ्रेंचाइज़ की मे बी शायद फर्स्ट 2 फ़िल्म्स देखी थी। आई डोंट थिंक आई सॉ वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स। और टू बी ऑनेस्ट इवन द अर्लियर फ़िल्म्स मुझे उनकी इतनी याद अभी है नहीं। बट और अच्छी बात ये है कि इस फ़िल्म द्वारा, क्योंकि एक नया पीरियड है, नई कहानी तो नहीं लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वही है। बट बिकॉज़ ऑफ दीज़ न्यू कैरेक्टर्स, न्यू प्रोटैगनिस्ट, न्यू एंटागनिस्ट, तो मेरे ख्याल से आपको कोई पुराने पन्ने छाँटने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वाक़ई में एक ये मैं कहूँगा इस रीबूट फ्रैंचाइज़ में एक रीबूट मिला है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स द्वारा। और क्रेडिट गोज़ टू डायरेक्टर वेस बॉल, जॉर्ज फ्रीडमैन एंड हिज एक्टर्स की उन्होंने आपको एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म दी है। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूँ इस फ़िल्म को 5 में से 4 स्टार्स।